नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम डिप्रेशन बन चुका है, जो गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तर और उससे सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवर्ती तूफान रेमेल में तब्दील हो गया है। इसके प्रभाव से 26 मई से लेकर 28 मई तक कोल्हान, संथाल और इसके मध्य भाग के कुछ स्थानों पर हल्के एवं मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके लगभग उत्तर की ओर बढ़ने और 26 मई की सुबह तक उत्तर पश्चिम और उससे सटे पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवर्ती तूफान में तब्दील होने और 26 मई की आधी रात तक सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल तटों को 110-120 से लेकर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ पार करने की संभावना है। इसके प्रभाव से 26 मई से लेकर 28 मई तक कोल्हान, संथाल और इसके मध्य भाग के कुछ स्थानों पर हल्के एवं मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं चेतावनी की बात की जाए तो 26 मई से लेकर 28 मई तक गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जताई जा रही है। सिस्टम के बारे में तो एक बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम था वो डिप्रेशन बन चुका है और जो उसका जो मूवमेंट है वो नॉर्थ ईस्टवर्ड हो रहा है और कल सुबह तक में उसके साइक्लोन में तब्दील होने की संभावना जताई जा रही है। साइक्लोन बनने के बाद उसका जो नाम होगा रीमाल, जो कि ओमान ने दिया है। और बात करें तो उसके बाद वो जो सिस्टम है वो नॉर्थ ईस्टवर्ड होता हुआ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा और फिर नॉर्थवर्ड मूव करता हुआ 26 तारीख को देर शाम मध्य रात्रि में उसके सागर आइलैंड और खेपुपारा बांग्लादेश के बीच में पास करने की संभावना है। तो ये जो रीजन है वो बांग्लादेश और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल का रीजन है, उसके आसपास से पास करने की अभी के हिसाब से संभावना जताई जा रही है। तो बात करते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड है और 26, 27, 28 में भी वही जो पूरा पूर्वी भाग है कोल्हान, संथाल और उससे सटा हुआ जो मध्य भाग है वहाँ पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना कुछ स्थानों पे जताई जा रही है। चेतावनी की बात करें तो अभी से लेकर अगले 5 दिनों तक 24 से 28 तक गर्जन वज्रपात की चेतावनी झारखंड में है। जब थोड़ी गर्जन वज्रपात की स्थिति देखने को मिलेगी तो लोग उससे सचेत रहें और 24 तारीख में बाद 30 से 40 किलोमीटर के हिसाब से भी गर्जन वज्रपात के समय हवा चल सकती है। तो कुल मिला के ये है कि तो थोड़ा बहुत बारिश झारखंड में आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा और ये जो बारिश है थंडरस्टॉर्म रिलेटेड है, गर्जन वज्रपात वाली बारिश है और आपको साथ में आंधी भी देखने को मिलेगी। ये जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है उसका जो आंशिक बादल है कल से आने लगेगा और 26-27 में हो सकता है कि कुछ इलाकों में जनरली क्लाउडी स्काई भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि 28 से जो मौसम है वो एक बार खुला हुआ देखने को मिलेगा। और अभी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग को लेकर लोग सचेत रहें, पेड़ के नीचे ना रहें, इलेक्ट्रिक पोलों से थोड़ी दूरी बना के रखें और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सतर्कता के साथ में आप इस्तेमाल करें। जब तेज आंधी हो तो सुरक्षित स्थानों पे आप शरण ले सकते हैं। धन्यवाद। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में दिन दहाड़े ग्रामीण मुंडा दीपक बोदरा को गोली मारकर घायल करने के बाद रविवार को ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर दिखा। गुस्साए ग्रामीणों ने रविवार को हमलावर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रांची चाईबासा NH 75 सड़क मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने चक्रधरपुर थाना अंतर्गत उल्लीडी मोड़ पर पारंपरिक हथियार से लैस होकर सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम करने वालों में ग्रामीण मानकी मुंडा संघ के पदाधिकारी समेत घायल ग्रामीण मुंडा दीपक बोदरा के घर वाले शामिल थे। सुबह 7 बजे से शुरू हुए इस सड़क जाम में मौजूद ग्रामीण नारेबाजी कर रहे थे और दीपक पर गोली चलाने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इधर जाम के कारण NH 75 सड़क के चाईबासा और रांची जाने वाले दोनों छोर में
बस, मोटरसाइकिल, ट्रक आदि वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में फंसे लोग परेशान रहे। इधर सड़क जाम कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि दीपक बोद्रा ने भूमाफियाओं के खिलाफ कदम बढ़ाया था, जिसके कारण भूमाफिया के इशारे पर दीपक बोद्रा की हत्या के इरादे से अपराधियों ने उस पर गोली चलाई। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीणों की जमीन लौटने की बड़ी साजिश चल रही है। जानलेवा हमला कर ग्रामीणों को डराने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण दीपक के हमलावर समेत भूमाफियाओं को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार कर सजा दिलाने की मांग कर रहे थे। इधर इस घटना की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर थाना प्रभारी दल बल के साथ जाम स्थल उल्लीड़ी पहुंचे। पुलिस को ग्रामीणों ने खूब खरी खोटी सुनाई। ग्रामीणों ने पुलिस को कहा कि अपराधियों पर अब खाकी वर्दीधारी पुलिस का खौफ नहीं रहा, इसलिए दिन दहाड़े एक निर्दोष ग्रामीण मुंडा पर जानलेवा हमला किया गया है। इस घटना को अब कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अपराधियों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनका सड़क जाम जारी रहेगा। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए चक्रधरपुर के एएसपी पारस राणा जाम स्थल पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। ग्रामीणों को एएसपी पारस राणा ने आश्वस्त किया कि इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधी समेत षड्यंत्र रचने वालों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। इधर ग्रामीणों ने पुलिस को अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 3 दिन का वक्त दिया है और पुलिस के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटाया। सुबह 7 बजे से लगा ये जाम सुबह 9:30 बजे 2.5 घंटे के बाद हटाया जा सका। जाम में फंसे लोगों ने जाम हटने के बाद राहत की सांस ली और आगे अपने गंतव्य मार्ग की ओर रवाना हुए। इधर सड़क जाम करने वाले ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि 3 दिन तक पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रहती है तो दोबारा चक्रधरपुर में सड़क जाम किया जाएगा और उसके बाद तब तक जाम नहीं हटाया जाएगा जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होंगे। मालूम रहे कि शनिवार को ग्रामीण मुंडा दीपक बोद्रा पर अपराधियों ने जानलेवा हमला करते हुए गोली मारकर घायल कर दिया है। दीपक का इलाज जमशेदपुर में चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। साफ है कि चक्रधरपुर में ग्रामीणों ने ग्रामीण मुंडा दीपक पर हुए हमले के बाद भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस के लिए अब चुनौती है कि इस घटना का उद्भेदन कर हमलावर और भूमाफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। जाम हो गया जाम। इसी तरह का एफआईआर नहीं होना चाहिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। गिरफ्तारी होगी इसी मांग पर जो है बच्चा को लेके जा रहा, परेशान हो रहा। तो मेरा कहने का मतलब कि जो घटना घटी है ये कोई मामूली घटना नहीं है। रात बिरात में होती तो भाई ये आके चला गया, मार के चला गया, ये घटना होती तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि भाई दोषीदार को गिरफ्तार करे, उनको अरेस्ट करे। हम इसी बात पर संतुष्ट होंगे। सबसे बड़ी बात यह है, कुछ दिन पहले या 1 साल पहले, 2 साल पहले चक्रधरपुर में इतना बड़ा घटना घटी, पूरा रोड, पूरा शहर थम सा गया। तो यदि हमको ऐसा करने के लिए आप बाध्य करते हैं तो हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग की डिमांड है कि पुलिस प्रशासन अपना त्वरित कार्रवाई करते हुए दीपक बोद्रा जी के कातिलाना हमलों को गिरफ्तार करे। झारखंड में तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि पूरे तरीके से मतदान शांतिपूर्ण रहा।
लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में शाम 7 बजे तक 58.77% मतदान, बंगाल में 78.19% मतदान, दिल्ली में 54.31%, तो यूपी में 54.02% वोटर्स ने वोट डाला। शाम 7 बजे तक झारखंड में अनुमानित मतदान 62.16% रहा। वहीं राज्य नोडल पुलिस पदाधिकारी एवी होमकर ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुए हैं, सभी जगह विधि व्यवस्था अच्छी रही, नक्सल क्षेत्रों में अच्छी वोटिंग हुई है। 764 बूथों को नक्सल क्षेत्रों में रखा गया था। 49509 जवानों ने मतदान करने में अपना योगदान दिया है, जिसमें अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस बल के जवान थे। वहीं राज्य की 3 सीमाएं बंगाल, उड़ीसा और बिहार को सील किया गया था। 38 स्थानों पर इंटरस्टेट चेक पोस्ट बनाए गए थे। में आज जो 4 लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ, इसमें कुल 6 जिले मुख्य रूप से जिनमें चुनाव हुआ था। सभी जगह से अभी तक पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होने का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। कहीं भी कोई मेजर वायलेंस की या विधि व्यवस्था की कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है और सभी जगह से पीसफुल वोटिंग की रिपोर्ट्स अभी तक आई है। जैसा कि आपको पता है कि इस फेज़ में झारखंड के जो मुख्य जो अर्बन सेंटर्स है, रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में भी शहरी क्षेत्रों में चुनाव था। सभी शहरी क्षेत्रों से जो रिपोर्ट्स आए हैं वो पूर्णतः पीसफुल वोटिंग के हैं। कहीं भी कोई मेजर वायलेंस या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं आई है। जहाँ तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे तो वो मुख्य रूप से गिरिडीह, बोकारो के जो क्षेत्र थे, जिसमें पारसनाथ, जो पीरटांड पारसनाथ का इलाका है, और बोकारो में झुमरा, लुगु, जो पूर्व में नक्सली गढ़ माने जाते थे, उन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा वोटिंग हुआ है और सभी जगह पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और झारखंड के स्टेट फोर्सेस के द्वारा सफलतापूर्वक और पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया गया है। और अभी जो पोलिंग पार्टीज़ है वो लौट रही है। इसमें करीब टोटल जो हमारे बूथ थे उसमें करीब 764 ऐसे बूथ थे जिन्हें नक्सल प्रभावित श्रेणी में रखा गया था, जो पारसनाथ क्षेत्र में, लुगु झुमरा क्षेत्र में बोकारो के, और उसके अलावा कुछ जमशेदपुर के इलाके और कुछ धनबाद के इलाके में स्थित थे। सभी जगह पे अभी पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। हम लोग का झारखंड में फेज 6 पोलिंग है। सभी जगह पर चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पीसफुली कंप्लीट हुआ। अभी वो 7 बजे तक आंकड़ा अभी मिलते आ रही है। उसमें रात शाम तो पहले की तरफ से रात को एक बार 11 साढ़े 11 बजे तक एक अपडेटेड आपके पास डाल देंगे। वर्तमान में अभी पूरा झारखंड का 62.13% है। आपका गिरिडीह 65.44, धनबाद 58.90, रांची 58.73, जमशेदपुर 66.79। इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी, वो चेंजेस फाइनल फिगर है। हाँ, दोबारा बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। झारखंड का 62.13 वर्तमान स्थिति में है। इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी। अभी वो क्लोज ऑफ पोल डेटा है, रात को 12 बजे तक करना है। वो क्लोज ऑफ पोल डेटा हम लोग 11:30 बजे तक कंप्लीट करने की टारगेट रखा है। गिरिडीह का 65.44, वो भी वही मोटामोटी 7 बजे तक डेटा है। अभी डेटा आते जाएगी। धनबाद 58.90, इसका भी डेटा 7 बजे तक है। उसके बाद आगे डेटा अपडेट होगी। रांची 58.73, वो 7 बजे तक है, वो भी डेटा अपडेट होगा। जमशेदपुर 66.79, ये भी डेटा आपके पास अपडेट होगा। आज सब जगह पर वो पोल बहुत पीसफुल हुई थी। फिर भी कुछ एमसीसी वायलेशन का 3 केसेस है, 2 वायलेशंस है। उसका बेसिकली वो सीक्रेसी ऑफ वोटिंग का एक वायलेशन है, एक ईवीएम में छेड़छाड़ करने वाला एक वायलेशन है।
आपका वो गिरिडीह में 2 एफआईआर फाइल हुई थी, रांची में एक, जमशेदपुर में एक। इसमें एक पार्टी के द्वारा वो मतदाता पर्ची में उनका वोटर स्लिप में उनका सिंबल वगैरह नहीं लगाना था, वो प्रॉब्लम का लेकर 3 एफआईआर हुई थी। एक एफआईआर में आपका रांची में वो पैलेट यूनिट में एक फेविक्विक मतलब एक स्टिकी आइटम का लगा दिया था, चिप्स आइटम लगा दिया उसी का। फिर एक आदमी वो अंदर मोबाइल का लेकर जाके सेल्फी खींच रहा था ईवीएम का साथ में, उसी कारण से गिरिडीह में एफआईआर हुई थी। मेजर ऐसा वायलेशंस नहीं, केवल ये भी है 3 एमसीसी वायलेशन, वो भी तो वायलेशन माना जाती है। और फेविक्विक लगाने वाले एक है, एक फेसबुक में आपने सेल्फी खींच लिया, उसी कारण से उनका वही। इधर जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के ठीक बाद कुर्मी समाज की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जैसा समाज के अध्यक्ष प्रसेनजीत महतो ने 4 जून को देश में बनने वाली नई सरकार को अग्रिम बधाई देते हुए गृह मंत्रालय के प्रति आभार जताया है। प्रसेनजीत महतो ने बताया कि 21 फरवरी को गृह मंत्री भारत सरकार के नाम एक मांग पत्र सौंपी गई थी, जिसमें कुर्मी समुदाय एवं कुरमाली भाषा से संबंधित विभिन्न मांग की गई थी। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल को गृह मंत्रालय द्वारा उनकी मांग के प्रत्युत्तर में उनकी मांगों पर विचार किए जाने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि 4 जून को देश में बनने वाली नई सरकार से समाज की मांगों पर जल्द क्रियान्वयन की अपेक्षा की गई है। साथ ही प्रसेनजीत महतो ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि वर्तमान में झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं के सर्वेक्षण में पूर्वी सिंहभूम जिला सहित अन्य जिलों में कुड़माली भाषा को लेकर गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि मामले पर निष्पक्ष रूप से ध्यान दें। साथ ही समाज के लोगों से अपील की है कि गांव के स्तर पर स्वतः सतर्क हों और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए मातृभाषा कुड़माली को हर स्कूल में लागू करवाने की कवायद करे। वैसे लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही कुर्मी समाज के यूटर्न पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मतलब साफ है कि कुर्मी समुदाय के वोटों का बिखराव हुआ है। कुर्मी नेताओं को लगने लगा है कि देश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। यही वजह है कि कुर्मी समाज ने गृह मंत्रालय के प्रति आभार जताया है, साथ ही नई सरकार बनने से पूर्व अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से किया जा रहा है और इसके माध्यम से हम लोग कुड़माली भाषा से संबंधित कुछ मुख्य विषयों को लेकर के बात करने वाले हैं। पिछले 21 फरवरी 2024 को हमने गृह मंत्रालय में एक ज्ञापन जमा किया था। उसी का 9 अप्रैल 2024 को प्रत्युत्तर आया है, जिसके माध्यम से कहा गया है कि कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा और कुड़माली भाषा को भारत की जनगणना के भाषा सूची में भाषा कोड लागू करने के लिए इस मांग को आरजीआई के पास अग्रेसित किया गया है। कुड़माली भाषा को जनजातीय भाषा की मान्यता प्रदान करने की मांग को आदिवासी मंत्रालय को अग्रेसित किया गया है और कुड़माली एकेडमिक और कल्चरल बोर्ड के गठन की मांग को शिक्षा मंत्रालय को अग्रेसित किया गया है। हम चाहते हैं कि इन मांगों का जल्द से जल्द क्रियान्वयन हो और जो भी नई सरकार बनती है उसको अग्रिम बधाई के साथ हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही हमें झारखंड राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में भाषाई सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें हमें कई तरह की शिकायतें भी आ रही हैं कि कुड़माली भाषा को लेकर के कई तरह की गड़बड़ी इसमें सामने देखने को मिल रही है। तो हम चाहेंगे कि शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान ले और इस पर ध्यान देते हुए न्यायोचित कदम उठाए। और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा द्वारा पंडरा बाजार समिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कल यानी 25 मई को रांची में सभी जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। आज सुबह सभी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ऑब्जर्वर की अध्यक्षता में स्क्रूटनी की जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 7 बजे से ही सभी पोलिंग स्टेशन पर मतदान प्रारंभ हो गया था। सभी पोलिंग पार्टी पर माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर ऑफिसर, अन्य जोनल ऑफिसर मुस्तैद रहे। विभिन्न तरह के कानून व्यवस्था से संबंधित गतिविधियों प्रतिवेदन लगातार प्राप्त किए जा रहे थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि हर एक रिसीविंग काउंटर पर 50 बूथों का मटेरियल लेने की व्यवस्था की गई थी। उन सभी को ट्रेनिंग और ब्रीफिंग उपलब्ध कराया गया था। देर रात तक सारी सामग्री जमा कर ली गई।
रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभाओं में मतदान की तिथि थी और सवेरे 7 बजे से ही सभी पोलिंग स्टेशंस पर मतदान प्रारंभ हो गया। सभी पोलिंग पार्टीज, माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर ऑफिसर्स और अन्य सभी जोनल ऑफिसर्स वगैरह पूरी तरीके से मुस्तैद रहे। समय समय पर पोलिंग परसेंटेज तथा ईवीएम रिप्लेसमेंट की रिपोर्ट ली जा रही थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न किस्म के लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित प्रतिवेदन भी लगातार प्राप्त किए जा रहे थे। जिले में एक फुल फ्लेज्ड कंट्रोल रूम वर्क कर रहा था, जिसके माध्यम से सभी पोलिंग स्टेशंस की फीडबैक को सीधे वेबकास्टिंग के माध्यम से लिया जा रहा था और जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार के सुझाव या शिकायतें आ रही थी तो तुरंत कार्रवाई सीधे कंट्रोल रूम के द्वारा कराई जा रही थी। पांचों विधानसभा के कंसर्न AROs के द्वारा ईच एंड एवरी पोलिंग स्टेशन के वेबकास्टिंग को सीधे तौर पर पल पल देखा गया है और जहां कहीं पर भी किसी भी प्रकार के वोटिंग के प्रक्रिया में अगर विलंब हो रहा था या पोलिंग स्लो हो रही थी या किसी भी प्रकार की और परेशानी हो रही थी तो जैसे ही सूचना मिली उस हिसाब से त्वरित कार्रवाई कराकर पूरे तरीके से सुलभ और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को आज संपन्न कराया गया है। आज शाम 5 बजे तक सभी विधानसभाओं को मिलाकर कुल 58.73% वोटिंग का अभी तक प्रतिवेदन आया है। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी कई एक पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग यथावत जारी है। जितने भी ऐसे इलेक्टर्स हैं जो 5 बजे के पहले बूथ में प्रवेश कर गए थे उनको एक एक टोकन उपलब्ध कराया गया है और जिनके पास टोकन उपलब्ध है उन सभी की वोटिंग कराई जाएगी और उसके बाद ही EVM VVPAT मशीन को पैक कर यहाँ पंडरा स्थित बाजार समिति में लाने की कार्रवाई की जाएगी। ऑलरेडी काफ़ी सारे पोलिंग पार्टीज जिनके यहाँ मतदान पूरी तरीके से समाप्त हो गया है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपने EVM मशीन्स तथा फॉर्म 17C को यहाँ पर जमा करवा रहे हैं। सारे स्टैचुरी पैकेज, नॉन स्टैचुरी पैकेज, माइक्रो ऑब्जर्वर्स के रिपोर्ट के लिए अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं। यहाँ पे सारे पोलिंग टीम के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है ताकि अगर उन्होंने अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डायरी किन्हीं अन्य किस्म के फॉर्म को पूरी तरीके से नहीं भरा है तो उसको यहाँ पे वो भर भी दे सकते हैं। तो प्रॉपर असिस्टेंस सभी पोलिंग टीम को उपलब्ध कराया जा रहा है। रिसीविंग टीम में हर एक काउंटर पर 50 बूथों के मटेरियल्स को लेने की व्यवस्था की गई है और उन सभी की प्रॉपर ब्रीफिंग और काफ़ी ट्रेनिंग उपलब्ध करा के रखी गई है। तो मैं समझता हूं कि अगले 2 से 3 घंटे में सभी पोलिंग पार्टीज चाहे वह ईचागढ़ सरायकेला वाले ही क्यों न हो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और आज देर रात तक हम सभी पोलिंग पार्टी से सारी सामग्रियाँ EVM VVPAT सहित जमा करवाने में सफल रहेंगे। वहीं घाटशिला के धालबुमगढ़ प्रखंड अंतर्गत कांस पंचायत के छोड़िया, ढोड़ा साई और छबीसा के गांव के ग्रामीणों ने NH 18 से कानास गांव तक सड़क निर्माण की मांग पूरे नहीं होने पर शनिवार 25 मई को लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया। वहीं पिछले 15 दिनों पहले प्रशासन के अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया भी था। घाटशिला अनुमंडल के धालबुमगढ़ प्रखंड अंतर्गत कानास पंचायत के छोड़िया, ढोड़ा साई और छबीसा के गांव के ग्रामीणों ने अपनी गांव की समस्याएं और मांगे पूरे नहीं होने पर वोट नहीं देने का निर्णय लिया। ग्रामीणों की मांग है कि स्वर्णरेखा नदी के पंपो घाट पर पुलिया निर्माण और NH 18 से कानास गांव तक सड़क निर्माण की मांग रखी गई थी। पिछले 15 दिन पहले प्रशासन के अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया और उस समय तो वे लोग मान गए थे, लेकिन मतदान के दिन ग्रामीणों ने फिर से मतदान नहीं करने का निर्णय लिया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय छोड़िया में दिन के 12 बजे तक एक भी वोट नहीं पड़ा। घाटशिला के DCLR नील निखिल सुरीन के प्रयास से एक व्यक्ति ने वोट किया। वोट बहिष्कार की खबर पाकर धालबुमगढ़ प्रखंड के अंचल अधिकारी समीर कश्यप और घाटशिला के DCLR नितिन सुरेन ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण इनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि काफी समझाने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति कार्तिक सिंह सरदार मतदान करने के लिए बूथ संख्या मतदान केंद्र पहुंचे और दिन के लगभग 12-15 में पहला मतदान किया गया। अधिकारियों का कहना था कि समय बीतने के साथ ही लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर आएंगे, लेकिन केवल एक ही आदमी ने मतदान किया और कोई नहीं आया। इस मतदान केंद्र में कुल मतदाता की संख्या 1069 है, जिसमें पुरुष की संख्या 522 और महिला की संख्या 547 है। असल में कुछ दिन पहले ही हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोगों ने
अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी है, अभी हम लोगों ने आके यहाँ लोगों को से वार्ता किया, उनसे बात किया तो पता चला कि यहाँ एक सड़क की मेन समस्या है, तो जिसके चलते इन लोगों ने रोड बहिष्कार का संकल्प लिया था। पर हम लोगों ने आके उनको समझाया, उस समय सभी लोगों ने हमारी बात को रखा, सुना और एग्री भी हुए। सब लोगों ने मतदाता प्रतिज्ञा में शपथ भी लिया कि हाँ हम लोग अब वोट करेंगे। पर आज वोटिंग के दिन अचानक से 2 दिन पहले ही इन्होंने अपना फिर बैठक करके निर्णय लिया कि वोट नहीं देंगे। तो हम लोगों ने आज यहाँ प्रयास किया कि भाई लोग अब वोट करें, और अभी 12 बजे लगभग एक मतदाता ने वोट किया है और हम लोगों ने दोनों गांव के ग्रामीणों से वार्ता करके प्रयास किया है कि लोग वोट दें। और जैसे हम लोगों ने लोगों को बतलाया है तो लग रहा है कि अब धीरे धीरे कुछ लोग वोट देने आएंगे। और भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने 25 मई को हरमू रोड स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। इसमें 4 लोकसभा सीट के लिए मतदान हुए। जनता के रुझान से स्पष्ट हो गया है कि इन चारों लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। 3 चरण के मतदान के बाद 10 कमल फूल और 1 केला ईवीएम में कैद हो गया है। झारखंड की ठगबंधन सरकार ने जनता को धोखा दिया है, ठगने का काम किया है। 4.5 साल के कार्यकाल में ठगबंधन सरकार ने झारखंड को लूटने का काम किया है, विकास का काम अवरुद्ध करने का काम किया है। जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। इस ठगबंधन को जनता ने वोट के माध्यम से नकारने का काम किया है। चुनाव परिणाम आने पर यह स्पष्ट हो जाएगा। चिलचिलाती धूप में मतदाता वोट डालने बूथ पर पहुंचे। कई वोटर वोट देने से वंचित रह गए, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था। इस बारे में चुनाव आयोग को चिंता करनी चाहिए। उन्हें ध्यान देना चाहिए कि कोई भी मतदान करने से वंचित नहीं रहे। इसमें सुधार की जरूरत है, वरना आयोग के प्रति लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। कई सुरक्षा कर्मियों के नाम के आगे वोटर लिस्ट में पोस्टल बैलेट दर्ज था, जबकि उन लोगों ने पोस्टल मतदान नहीं किया था। ऐसे मतदाताओं को मतदान से वंचित रहना पड़ा। चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सभी को एक वोट का अधिकार होता है। यदि वो वोट नहीं दे पाता है तो बहुत चिंता का विषय है। और जैसा कि आज मैंने देखा कि बड़ी संख्या में लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, नाम वहां पर वोटर लिस्ट में नहीं थे। मतदाता आए, वोटर लिस्ट में नाम खोजते रहे, न तो उनको पर्ची मिला, न वोटर लिस्ट में नाम मिला। अब किस प्रकार से लोगों ने व्यवस्था की थी, लोगों के घरों तक पर्ची भिजवाने की व्यवस्था है, परंतु लोगों को पर्ची नहीं मिली। मैं अपने गांव में, रांची जिला के रोमांची प्रखंड अंतर्गत कुच्चू गांव में, मेरे गांव में 3 बूथ आते हैं, 15, 16, 17, जो खिचड़ी विधानसभा में। उस बूथ में मैं दिन भर बैठा हुआ था और दिन भर में करीब 20 से 25 वोटर्स प्रत्येक बूथ में जिनके नाम काटे गए थे, लोग आए, बैठे, हमने सीओ से बात किया उस क्षेत्र का, परंतु वो भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे पाए। इससे लगता है कि चुनाव आयोग को इस बारे में चिंता करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए कि भविष्य इस प्रकार की त्रुटियां न हो, लोग मतदान करने से वंचित न रहे। चूंकि आने वाले 5 महीने के बाद फिर इस राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस प्रकार की त्रुटियां नजर आएगी, लोग मतदान करने से वंचित रहेंगे, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के प्रति भी लोगों का विश्वास कम होगा। इसलिए चुनाव आयोग को भी इस विषय पर ध्यान देकर के त्रुटियों को सुधार करने की आवश्यकता है। इधर झारखंड सरकार द्वारा भाषाई शिक्षा की नियुक्ति को लेकर सभी विद्यालयों का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें उड़िया हो एवं बंगाली आदि भाषा का सर्वेक्षण हो रहा है, ताकि भाषा के आधारित शिक्षकों की बहाली हो। भाषा एवं संस्कृति के संरक्षक कार्तिक परीक्षा ने कहा है कि झारखंड सरकार की ये पहल एक अच्छी पहल है, परंतु सरायकेला खरसावां जिला में उड़िया भाषा पर किसी प्रकार की सर्वेक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। इस जिले के सभी स्कूलों में उड़िया भाषा आधारित शिक्षकों की बहाली की जाए। उन्होंने कहा कि उड़ीसा की ये देशी रियासत रही है। आजाद भारत के बाद विलय के दौरान सरकार के साथ हुए इकरारनामा में साफ साफ इस बात का उल्लेख है कि यहाँ की उड़िया भाषा एवं संस्कृति को यहाँ की सरकार संरक्षण प्रदान करेगी।
सरायकेला में 1977 तक सरायकेला राजा सतभानु सिंहदेव यहाँ के विधायक रहे। उनके पूर्वज, उनके पिता टिकायत NN सिंहदेव 5 वर्ष अपने कार्यकाल में बिहार विधानसभा में उड़िया में बोलते रहे। उनके लिए एक ट्रांसलेटर नियुक्त हुआ था। सरायकेला बालक मध्य विद्यालय जहाँ मैं पढ़ा हूँ, वहाँ स्वर्गीय मंत्री कादे माझी भी पढ़े हैं और वो उड़िया पढ़े हैं। तो यहाँ ढेर सारा उड़िया स्कूल थे। कौन सा गांव में ऐसा नहीं था जो कि राजा की ओर से उड़िया स्कूल नहीं था। अब एक सर्वे होगा, हम लोग उड़िया देंगे। अरे भाई उड़िया दोगे क्या? तो उड़िया स्कूल था, आपने गायब किया। किस थाने में मैं जाके FIR करूँ कि मेरा वो उड़िया स्कूल जो था 1947 से कहाँ गया? कोई थाना है? आज तक किसी ने किया है? नहीं किया है। अगर आज के लोगों को नहीं मालूम तो सबको जानना चाहिए, नई पीढ़ी को जानना चाहिए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।